अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और हमारे साथ जो अफशीन कुरैशी हुआ करती थी वो आज नहीं नज़र आ रही होंगी आपको, क्योंकि उनकी वालदा की तबीयत नासाज है। तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी वालदा को जल्द अज जल्द सेहत आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। पूरी टीम उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ी हुई है। बहरहाल मॉर्निंग स्पॉट का जब भी आगाज़ होता है तो बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। आई एम गोना मिस माई को होस्ट एज वेल, लेकिन ये है कि उन्होंने भी मुझे कहा कि आप अच्छा सा शो करें, अच्छा सा प्रोग्राम करें, क्योंकि जो व्यूवर्स हैं उन तक अफशीन का पैगाम ये है कि कुछ भी हो जाए आप लोग दुआ करें ज़रूर। और उनको भी मैंने ये बात कही कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि पूरे आपके जो व्यूवर्स हैं, आपकी जो एक वॉच लिस्ट है, उसमें जो जो लोग जहाँ जहाँ से भी आपको देखते हैं वो सब इंशाल्लाह जब मैं बताऊंगा उनको तो वो दुआ गो होंगे। अच्छा, मॉर्निंग स्पॉट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसके साथ हमारा और आपका एक कनेक्शन बंदा रहता है, उसमें हम खुशगवार बातें भी करते हैं, सेहत के बारे में भी बातें करते हैं। सेहत के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़। अच्छा, लाइफ स्टाइल में हम कुछ टिप्स देते हैं। तो आज बेसिकली एक चीज़ और होने जा रही है, वो ये होने जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो जो पिंक स्कूटी थी ना, फ्री में देनी थी, तो आज उसका इफ्तिताह होना है और आज वो स्कूटीज़ भी देनी है कराची के अंदर। तो अब वो भी आपको चीज़ें सारी बताएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखें कि वही अच्छा होता है जिसका आगाज़ मुस्कुराहट के साथ हो। सुबह सुबह आप उठते हैं, कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आज तो जिस्म बहुत टूटा हुआ है, थकन हो रही है, तो आप उठने के लिए एक विल पावर आपको चाहिए होती, तो वो विल पावर जो है वो आपके लिए काम करता है मॉर्निंग स्पॉट। और अगर मुस्कुराते रहेंगे और मुस्कुराना चाहते हैं तो अगले 2 घंटे तक आज मैं अकेले ही हूँ आपके साथ, तो जुड़ जाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने वाला। अच्छा, अच्छी अच्छी बातें भी मैं आज सोच कर आया। जब अफशीन नहीं होती तो मैं जब रास्ते में आ रहा होता हूँ ड्राइव करता हुआ, सो आई हैड टू थिंक कि आज आप लोगों से क्या बात करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें सोची कि ये बात भी हो सकती है, वो बात भी हो सकती है, लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ज़रा समझना होगा और गौर से सुनना होगा। हमारे अल्फाज ताकत रखते हैं, ये बात मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा काम ही होस्टिंग करना होता है। तो हमें नाप तोल के, बहुत सोच समझ के चीज़ों को यहाँ पर बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो अल्फाज कहीं ना कहीं ताकत बन जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि बस बात ही तो की थी, लेकिन वो एक बात किसी के दिल को या तो जोड़ सकती है या तो तोड़ सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम्हारे अल्फाज दूसरों के दिलों को सुकून दे सकते हैं ना, तो उन्हें तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल मत करो। और बिल्कुल एक नरम लहजा, एक मुस्कुराहट किसी का दिन भी बना सकती है। और यही चीज़ है जो रिश्तों में और माशरती निज़ाम को भी ना खूबसूरत बनाती है। यही तो असल महज़िब इंसान की एक पहचान होती है ना, कि सबसे पहले उसका लहजा, उसका बात करने का अंदाज़, वो तमाम चीज़ें बताता है कि उसका घराना कैसा है, उसकी तरबियत कैसी है। चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा हो, तो कोशिश कीजिए सबसे मोहब्बत से और नरमी से बात कीजिए, क्योंकि आपके अल्फाज जो है ना दूसरों को बड़ी अहमियत देते हैं, क्योंकि आपके लफ्ज़ों के अंदर चाशनी भी होती है और आपके लफ्ज़ों के अंदर एक कड़वाहट भी होती है। अगर आप सपोले हैं ना, तो आप सिर्फ डसना ही जानते हैं, आपके मुंह से सिर्फ जहर उगलेगा। आप कैसे भी हो, आपके मुंह से हर वक्त वो अल्फाज निकलेंगे, वो जुमले निकलेंगे जिनसे पूरी दुनिया को लगेगा ये सिर्फ जहर उगलता है, क्योंकि आपकी खसलत यही है। आपकी खसलत के अंदर वो शहद की मक्खी की जो है वो मिसाल नहीं है कि जो सिर्फ मीठा शहद जो है वो उगलती है। तो आप मीठे शहद बनना चाहते हैं या कड़वा जहर बनना चाहते हैं, ये आपकी आपकी अपनी जो है वो चॉइस होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो शनाख्त है वो कैसे होती है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका जो उठना बैठना है, उन सबसे पहले एक चीज़ आती है, वो है आपकी ज़बान। जब आपकी ज़बान चलने लगती है ना, तो ये दौड़ना फ़ौरन शुरू कर देती है। और आपकी ज़बान माजी की आपकी 7 नस्लों की जो है वो अक्कासी करती है कि अब्बा जी कैसे हैं, दादाजी कैसे हैं, परदादा कैसे हैं, लकड़ नाना कैसे हैं, दादा कैसे हैं, वो सारी आपकी घराना, चाहे वो पैटर्नल साइड हो, चाहे वो मैटरनल साइड हो, माँ के भी जो ख़ानदान के हैं, वो सारे आपको बताते हैं कि आपकी तरबियत किसने की है, आप किस घराने से बिलीव रखते हैं, आपको जो है वो आपके जो इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोग हैं वो किस किस्म के लोग हैं। वो गलीज़ भी हो सकते हैं, वो तमीज़दार भी हो सकते हैं। डिसाइड आपकी ज़बान ने करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करते कुछ नहीं हैं, वो कहते हैं ना कि काम कुछ नहीं किया और गिलास तोड़े 12 आने, लेकिन उनकी जो एक शनाख्त होती है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है, वो बड़ी टॉक्सिक होती है। अगर वही लोग अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, देन स्पीक। तो अगर आप सोच के रखते हैं ना कि आप घर से बाहर निकले, आज मुझे अपने घर की शनाख्त बतानी है लोगों को, तो ये सोच लीजिए कि आपका हर जुमला जो है वो अक्कासी कर रहा है कि आपके घर में कौन लोग रहते हैं। बहरहाल ये बहुत ही एक डेप्थ में जाकर एक मैसेज देना था, जो मैसेज देना चाहता था, जिसको भी और जैसे भी सब लोग सुन रहे हैं इस वक्त, उन तक वो मैसेज पहुंच गया होगा। बहरहाल
چلتے ہیں آج رات بھر کی خبروں کی طرف، کیونکہ ملکی اور عالمی سطح پر جو ہے وہ عام اپڈیٹس ہوتی جا رہی ہیں اور اپڈیٹس ملتی چلی جا رہی ہیں. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جس پوزیشن میں اس وقت ہے نا، الحمدللہ پاکستان نے بڑا ایک اچھا سا نظام سیکیور کیا ہے، چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہو، چاہے وہ قطر کے ساتھ ہو. سونر اور لیٹر I'm gonna ڈسکس کہ ٹرکی کے ساتھ بھی بڑا ایک اچھا نظام ہونے والا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پیکٹ کو، جو سعودی پاکستان پیکٹ ہوا، اس کے اندر سعودی عرب کو کے ساتھ ساتھ ٹرکی کو بھی آنا چاہیے. لیکن بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ چائنا نے جب ایران اور سعودی عرب کا ڈسپیوٹ ختم کروایا تھا تو ایران نے بھی کل پاکستان کے ساتھ یہ بہرحال خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہے دس از گونا بی اے گڈ تھنگ. بہرحال پاکستان کے وزیر اعظم جو کہ سب سے بڑا عہدہ ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج واشنگٹن کے اندر ملاقات ہونے جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس نے یہ تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان جو ملاقات مقامی وقت ہے وہ 4:30 بجے اوول آفس میں جو ہے وہ یہ ملاقات ہوگی. جبکہ شہباز شریف اور ٹرمپ کی ملاقات میں عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلاً گفتگو متوقع ہے. جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی ملاقات میں شرکت کا امکان ہے. اور نیو یارک میں اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ امریکی صدر کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اور دونوں رہنما کافی دیر تک ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے رہے. ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ تھام کر صرف بات کی جا رہی ہے کہ آج سے یہ وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ دو گے، آج یہ وعدہ کرو تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، آج یہ وعدہ کرو تم نے جو ہے وہ اس جنگ کے اندر میرا ساتھ دینا، آج یہ وعدہ کرو کہ تم نے جو ہے وہ اکانومی کے اندر میرے ساتھ کھڑا ہونا. مختلف وعدے ہو رہے تھے، ہاتھ تھامے رہے کافی دیر تک، بے تکلف انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتے رہے. اور امریکی صدر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی مصافحہ کیا. اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر، اردن کے بادشاہ، انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. اس دوران غزہ میں جنگ بندی کے امور اور دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال ہوا. کل میں نے آپ کو، پرسوں کے دن ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، تمام مسلم ممالک کے وزراء ہوں گے اور ساتھ ساتھ امریکی صدر بھی ہوں گے. یہ تھا وہ احوال. اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی ہی بات کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کو ہم لے جا چکے ہیں اقوام متحدہ میں. اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ہمارے پی ایم صاحب کی. اور یہ فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بغل گیر ہو رہے ہیں تو کبھی مصافحہ کر رہے ہیں تو کبھی مسکراہٹوں کا تبادلہ کر رہے ہیں. دس شوز کہ پاکستان کی جو اس وقت اسٹریٹجک حکمت عملی تھی وہ کارآمد ثابت ہوئی ہے نا. اور آپ سب کو پتہ ہے، کہنے کے لیے میں کچھ نہیں کہوں، لیکن the man behind all this war and winning game, you know the better things you know as well. جس سے اب دو طرفہ تعلقات جو ہے نا وہ علاقائی استحکام ہو یا پھر جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں اس پر بھی تبادلہ خیال کیا کہ ان پوری ملاقاتوں کے اندر وزیر اعظم کی چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے بھی اہم ملاقات ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے پاک اور چین دوستی اور سی پیک جیسے مشترکہ منصوبوں پر بھی قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کی یہ مت تھی، غلط فہمی تھی کہ یہ جب سلک روٹ بنانا شروع ہوا تھا چین اور اٹ واز اسٹارٹڈ ان 2008 اور 10، تو اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ دس از ناٹ گونا ہیپن. اور ان لوگوں کے لیے بھی منہ توڑ جواب ہے کہ دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ. کچھ ایسی حکومتیں بھی آئیں جس میں سلو ڈاؤن ہو گیا کام، لیکن دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ بک اپ کیا گیا، پمپ اپ کیا گیا، اور اب بہت ساری چیزیں آپ کو ایگزیکیوٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. فیز 2 فیز 3 کے اندر بھی یہ مرحلہ جاری رکھنے پر اتفاق ہو چکا ہے. شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی جنرل اینٹونیو گوئترس سے بھی ملاقات کی. اچھا، یہ بڑی عام ملاقات ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشن کا جو جنرل سیکرٹری جنرل ہے ان سے ملاقات بہت کم ہی ہوتی ہے، اور اچھے پیرائی کے اندر ملاقات ہو جانا یہ بھی پاکستان کے ڈپلومیٹک تعلقات اور بیوروکریسی کو جو ہے نا وہ فروغ دینے کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے. اچھا، اس ملاقات کے اندر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال، موسمیاتی تبدیلی، انسانی بحرانوں پر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے. اور وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی عالمی امن کے قیام میں کوششوں کو بھی سراہا ہے. جبکہ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی سری لنکا کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی. دونوں ممالک کے درمیان جو اکنامکلی، ایجوکیشن اور جغرافکلی تعاون پر بھی بات چیت کی گئی ہے. جبکہ وزیر اعظم نے عالمی فورمز پر سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعاون کو بھی سراہا ہے. پاکستان اور سری لنکا کا میچ بھی ہوا تھا تو وہ بھی بڑا ایک فرینڈلی میچ تھا. اگر میں آپ کو بتاؤں
تو پاکستانی بولر اور سری لنکن بولر نے ایک دوسرے کے جو ایکشنز ہوتے ہیں آفٹر وننگ یا آفٹر ٹیکنگ وکٹ ٹیکنگ جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایکسچینج کیے, اینڈ دیٹ واز این اڈوریبل مومنٹ ان دا کرکٹ ہسٹری کہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے دیٹ واز سم تھنگ ریئلی نائس ٹو سی ان ایشیا کا. تو اسی طرح ملاقات کے اندر جو دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے روابط بھی جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. اچھا ایک چیز یہاں پر ویورز بہت ضروری ہے, ہم ہمیشہ بتاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بریکنگ بھی دیتے ہیں. میں نے پرسوں سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر اب آنے والا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ پاکستان, سعودی عرب اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف اسرائیل اکیلا کھڑا ہوا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی مشروط اس کی حمایت ہے امریکہ کی اس کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سعودی عرب اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا ہے, جلد اس کے اندر قطر بھی شامل ہو جائے گا. میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ جلد اس کے اندر ترکیہ بھی شامل ہو جائے گا. ایران نے اس کے اوپر خوش آئند یہ قدم جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے, ایران کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اینڈ دا تھنگ از چائنا پہلے ہی جو ہے وہ چاہتا تھا کہ یہ تھوڑا سا ایک ملاپ ہو جائے مسلم ممالک کا آپس میں, کیونکہ اس کی ٹریڈ کے اندر بھی فائدہ ہونا ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات بھی ہیں. when it comes to رشیا, رشیا نے کہا کہ I don't have any problem, he's sitting at the corner at this time, اور اس نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو جو کرنا ہے اس طرح کریں. اب آ جاتا ہے امریکہ. امریکہ کے تعلقات پہلے ہی جو ہے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی اس وار کے بعد جو بنیاد مرصوص ایک ہمارا پورا آپریشن تھا, تو امریکہ از تھنکنگ کہ اب ملیٹریلی وی آر اسٹرانگر دین انڈیا. تو ان کو یہ پتا ہے کہ کس کی سائڈ بیٹھنا ہے, کس کی سائڈ نہیں بیٹھنا. اب اس پورے خطے کے اندر اس وقت رائٹ ناؤ ایک بھارت اور اس سے تھوڑا سا آگے جا کے اسرائیل, یہ دونوں کہیں نہ کہیں تنہائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یورپین کنٹریز بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بڑی دولت, بڑی اچھی اکانومی, ان کی اکانومیز کولیپس ہونا شروع ہو چکی ہیں. اور کچھ ایسے بھی ممالک ہیں, ہم گونا ڈسکلوز لیٹر آن, کہ جو IMF کی طرف جانے والے ہیں, جن کا قرضہ اب $1 بلین تک پہنچ جائے گا بہت جلد, کیونکہ ان کی اکانومیز اب کریش ہو چکی ہیں اور ان کی اکانومیز کو اب جو ہے وہ دوبارہ سے پر لگانے کے لیے قرضوں کا سہارا لینا پڑے گا. اب اس پورے سینیریو کے اندر آپ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن دیکھیں اور دوسری طرف بھارت کو دیکھیں. از الون, اور مودی کی جو اس وقت پالیسی تھی وہ سمجھ نہیں آ رہا مودی کو خود کی یہ جا کر کہاں کھڑا ہونا ہے. بہرحال امریکی صدر کی بات کر لیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں کو مشرق وسطیٰ اور غزہ کے لیے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا ہے. یہ بات مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے یہ کہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مشرقی وسطیٰ اور غزہ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کا جو 21 نکاتی منصوبہ ہے وہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے سائیڈ لائن میں کچھ رہنماؤں کو دے دیا گیا ہے. مطلب پہلے دے دیا گیا, پڑھ لیں, پھر اس کے اوپر چمگوئیاں ہوں گی, قیاس رائیاں ہوں گی, اینڈ دین وی گونا ٹاک اباؤٹ وی ول ہیو سم کنفرنٹیشن اور آرگیومنٹس ایز ویل. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر اعتماد ہیں کہ آنے والے چند روز کے اندر غزہ سے متعلق کسی نہ کسی بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں. اچھا کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ملیٹریلی اسٹرانگ ہے نا ممالک, وہ آپس میں گٹھ جوڑ کریں. غزہ کے اندر جو اسرائیلی بربریت ہے وہ اس کو ڈپلومیٹکلی بھی بیوروکریٹکلی بھی ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا. اب کچھ ممالک ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملیٹریلی ایک کوآپریشن کر کے ایک الائنس بنا کے اٹیک ہونا چاہیے, اور اس اٹیک کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. لیٹس سی, کیونکہ بہت سارے ایسے بھی مبصرین ہیں جو اپنے مائکروسکوپک انالیسس کے ذریعے اور ٹیلیسکوپک انالیسس جو دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ اکنامکلی اسٹرانگ ہے, پاکستان ملیٹریلی اسٹرانگ ہے, اینڈ دے آر کمبائنڈ ٹوگیدر. تو اب بہت ساری چیزیں نئے ورلڈ آرڈر کے اندر چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آج ذرا سا آپ لوگوں کو ٹیچ کرنے کا موقع مل رہا ہے انٹرنیشنلی, تو انٹرنیشنلی جو تجزیہ آپ ذرا سمجھیں کہ چل کیا رہا ہے اس وقت. اب غزہ سے متعلق کسی نہ کسی بریک تھرو کا اعلان تو ہونے والا ہے. اسٹیو وٹکوف نے جو ہے وہ مزید کہا ہے کہ ایران سے بھی بات ہو رہی ہے, لیکن ایران نے سخت موقف اپنایا ہے کہ ہم ایران سے مذاکرات کرنے کے لیے خواہش مند ہیں. لیٹس سی کہ ایران کا اس میں کیا رول تھا, کیونکہ ایران کا پرانے ابھی ماضی قریب کے اندر ہی بڑا ایک امپورٹنٹ رول تھا. پوری دنیا کی نظریں اس وقت ایران پر تھیں جب ایران کی انٹیلیجنس کہیں نہ کہیں فیلئر کا شکار ہوئی, لیکن رائٹ آفٹر 24 آورز جس طرح سے کم بیک کیا, اٹ واز انبلیویبل, سرپرائزنگ تھا پوری دنیا کے لیے. اور جس طرح سے میزل
लॉन्च किए गए थे टूवर्ड्स इसराइल, वो सब हैरान थे कि उसके पीछे था कौन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी वॉर के पीछे था कौन, और जो था आज वो स्ट्रैटेजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है और डिप्लोमेटिकली भी कहीं ना कहीं आपको हर जगह पर नजर आ रहा है। बहरहाल मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को जरा सा दरियाए सिंध की सैर कराते हैं, आपको वहां लेकर जाते हैं। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बरकरार है, जबकि पानी का जो दबाव है कच्चे के इलाके से मुतासिर होने का सिलसिला जारी है। और दिस इज हैपनिंग इन रियलिटी इन पाकिस्तान के बहुत सारे सालों की अगर बात कर लें, पिछले कई साल पीछे चले जाएं, तब भी ये खदशा रहता था और स्टिल आज ये खदशा है। कुदरत से आप नहीं लड़ सकते, लेकिन आपकी डेवलपमेंट कुछ ना कुछ आपको जो है वो इन कुदरती आफात से बचाने में कामयाब होती हैं। लेट्स सी कि इसके बाद ये तो गुजर जाएगा वक्त, दिसंबर तक एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन, ये जितने भी रिवर्स हैं। लेकिन उसके बाद इस कंस्ट्रक्शन कहाँ से करनी है और जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस हुकूमत के लिए जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है। और आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो प्रोविंशियल सुवरेनिटी हो जाती है, यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी, हर सूबे का जहां पर स्ट्रक्चर आएगा तो उसने उसको डेवलप करना है। तो ये बड़ा चैलेंज होगा ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर के लिए, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ के लिए, और फिर स्लाइटली कहीं ना कहीं जो तबाही हुई है ख़ास तौर पर मुराद अली शाह साहब के लिए। इन लोगों के ऊपर बड़ा एक चैलेंज होगा। लेट्स सी कि कौन कैसे इस मसले को हल करता है। जबकि दरियाए सिंध के अंदर कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ चुकी है, पानी का जो बहाव है 4,60,000 क्यूसेक तक हो चुका है। दरियाए सिंध में सैलाबी पानी की सतह तेजी से बुलंद होने के बाइस ठट्टा में कच्चे के देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, और यार मोहम्मद मंशर समेत कच्चे के जो देहात हैं उसमें पानी की सतह कई फिट इजाफा हो चुका है, जिसके बाद जो ऑब्वियसली वो इलाके हैं वो खाली कराए जाते हैं, जो करीबी बंद की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी जाती है, और फिर कई अफराद अब भी इलाके में मौजूद हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं। नवाब शाह की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी इतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है, जबकि कच्चे के कई गाँव ज़ेरे आब आ चुके हैं। कच्चे के मकीनों की मुंतकली का अमल भी इस वक्त जारी है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट मटियारी और हाला। वहाँ के भी देहात मुकामी आबादी कश्तियों में अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ अब ज़रा सा थोड़ा सा आगे चले ना सिंध से तो फिर पंजाब लग जाता है। पंजाब के अंदर दरियाओं की जो सूरत हाल है वो मामूल पर आ चुकी है, मगर कई अजला अब भी सैलाबी पानी से मुतासिर हो रहे हैं। वो एक पूरा रेला आता है और वो बह जाता है, वो तबाही तो मचाता है, लेकिन उसके बाद उसको बहना ही होता है। पानी अपना रास्ता खुद जो है वो बनाता है। और दरिया की मैंने आपको बात की थी ना, तो जेनजी को याद रखना चाहिए। जेनजी जो इस वक्त बड़ी खूबसूरत सी ब्रीड है, मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी खूबसूरत सी एक नस्ल है। इस नस्ल ने ही अगली नस्ल बढ़ानी, तो उनको एक जुमला ये याद रखना चाहिए कि दरिया की याददाश्त 5000 साल होती है। दरिया अपनी कभी याददाश्त भूलता नहीं है, दरिया वापस लौट कर आता है। तो जो उसकी टेरिटरी है उसके साथ छेड़छाड़ करना अब की जो जनरेशन है उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मौसमियाती तब्दीलियाँ आएंगी, कहीं कंस्ट्रक्शन करेंगे, कहीं सी जेनजी में से कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स बनेंगे, कहीं पर इन्वायरमेंटलिस्ट बनेंगे, कहीं पर ब्रोकरेट्स बनेंगे। उनको ये सोचना समझना चाहिए। जुमला याद रखिएगा मेरा, शायद मैं कल को ना रहूं, लेकिन ये जुमला जिंदा रहे और याद रखा जाए कि दरिया अब की जो याददाश्त है वो 5000 साल तक होती है। बहरहाल फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर की बात कर लेते हैं ना, तो उन्होंने कई हफ्तों बाद दरिया सतलज में भी पानी का जोर टूटने का ये बताया है कि अब खुदा करके ये कुफर टूट गया है और अब पानी नीचे आ गया है। गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी पर भी पानी का जो बहाव है मामूल पर आना शुरू हो चुका है। अब ये इलाकों से भी पानी निकलेगा और जो इलाका मकीन थे, जो सैलाब जदगान थे, मुतासरीन थे, उनके लिए खैमा बस्तियाँ आबाद की जा रही हैं, उनको खैमों के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है। वहाँ पर रोज़मर्रा की जो अशिया खुर्दनोश हैं उनका इंतज़ाम किया जा रहा है, उनके कपड़ों का इंतज़ाम किया जा रहा है, उनके लिए सोलर लाइट्स लगाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। क्योंकि दिन तक तो चलो ठीक है, जैसे ही रात होती है तो हू का आलम होता है, अंधेरा होता है और इंसान को नहीं देख पा रहा होता। तो वहाँ पर भी एक रोशनी, एक लैंप, एक दिया जो है वो काम कर सकता है बेहतरी का, रोशनी का। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा मुश्किल टास्क है इस वक्त हुकूमतों के लिए भी ख़ास तौर पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ और ख़बरों को भी शामिल कर लेते हैं। अब इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ज़रा बात आपको बताते हैं कि होने क्या जा रहा है। हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के लिए, और इस्तेमाल शुदा जो पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट से मुताल्लिक ये बड़ा फ़ैसला सामने आया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड
ECC نے 5 साल पुरानी गाड़ियों की 30 जून 2026 तक दरामद की इजाज़त दे दी है और पुरानी गाड़ियों की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी के साथ 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला भी किया गया, जो जून 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगी और इसके बाद हर साल 10% पॉइंट्स की कमी के साथ मरहलावार ख़त्म की जाएगी। अब ये पहले भी आपको पता होगा कि जब भी गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट कराई जाती थी उनकी इतनी ज़्यादा हैवी ड्यूटी होती है कि यू कैन नॉट इवन अफोर्ड इट। तो फिर अब ये दोबारा से किया गया ताकि यहाँ की जो मुकामी इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा चलाया जा सके, ख़ास तौर पर जो यहाँ पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं फिर जस्ट असेंबल होती हैं, स्ट्रक्चर बाहर से आता है, इंजन उनके बाहर से आते हैं, पूरा उनकी जो बॉडी होती है वो यहाँ पर असेंबल होती है, फिर उसकी इंस्पेक्शन होती है, देन टेस्ट ड्राइव होती है, फिर उसको उसके बाद मार्केट के अंदर निकाला जाता है। तो उनको फ़रोग़ देने के लिए इसलिए ये ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। अच्छा, जो 2029 तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, 2029 के अंदर ये जो ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाई गई है ये ख़त्म होगी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के ज़रिए की है और उसके अंदर ये तमाम चीज़ों का फ़ैसला किया गया। 40% एंड देन रेगुलेटरी जो ड्यूटी है वो लगाई जाएगी। बहरहाल पंजाब का ही विज़िट कर लेते हैं और बड़ी हमारी प्यारी और बड़ी अच्छी हमारी दोस्त हैं और वो एक बेहतरीन ओहदे पर भी फाइज हैं, अज़मा बुखारी साहिबा, वज़ीर इत्तलात पंजाब। अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल भी सामने आ गया। अच्छा, ये सास बहू की तरह लड़ते रहते हैं पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि कोई तीसरी बड़ी पार्टी अब एग्जिस्ट इतनी कर नहीं रही है कोर्ट में और ग्राउंड के अंदर, तो वो अब इन दोनों को अब कुछ चाहिए तो ना, तो चाहने के लिए कुछ होना भी चाहिए, कुछ बिकना भी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होनी चाहिए, तो वो फिर जुमलों का तबादला होता रहता है। दे यूज्ड टू बी अ थर्ड पार्टी एज वेल, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बट नो मोर। ये जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती इतना ज़्यादा, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो चुकी हैं, कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी आपको आने वाले दिनों के अंदर और ख़ास तौर पर दिसंबर के महीने में जिसमें सर्दी होगी तो सियासत के अंदर भी मौसम बदलता हुआ नज़र आएगा और आपको कहीं ना कहीं चपकलिश बढ़ती हुई नज़र आएगी। और हो ये सकता है, एक बहुत ही बड़ी एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू हैव सम चेंज इन दिसंबर एज वेल। बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है मुल्क के अंदर। हो सकता है कुछ चेहरे बदल जाएं, हो सकता है कुछ चेहरे अंदर चले जाएं, हो सकता है कुछ चेहरे बाहर आ जाएं। बहरहाल अब पंजाब के अंदर वो उन्होंने ये कहा बैठ कर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी फुटेजेस अगर आप देखें तो आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? आप चाहते हैं कि पंजाब में लोगों को गंदम, आटा, रोटी ना मिले। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गंदम का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो गंदम है वो भी बाहर भेज दें। डुबोया है या डूबा है, इसको सैलाबी सियासत ही कहते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डुबोते हैं। आप सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ भी नहीं था। मरीम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की, इसलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं कि काश उनके पास भी मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। बहरहाल हमारे पास अगर मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला होती तो बहुत सारे साफ़ी उनसे रोज़ाना ही मुलाकात करने जाते, जस्ट कॉज ऑफ अच्छी गवर्नेंस भी है और थोड़ा सा उनको शौक़ भी है, मीडिया को बड़ा ऑब्लाइज भी करती हैं, मीडिया सपोर्टिव भी हैं। सो अगर होती तो ये तो ज़रूर होता। अब लोगों के लिए क्या होता? अच्छा, अगर मरीम नवाज साहबा को, जस्ट एक क्वेश्चन है, आप लोग हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ज़रा जवाब भी दे सकते हैं इसका, अगर मरीम नवाज साहिबा को 1 महीने के लिए सिर्फ कराची दे दिया जाए, सो व्हाट्स गोना हैपन? क्या रेड बसेस चल सकती हैं? क्या सड़कें जुड़ सकती हैं? क्या बच्चे स्कूलों के अंदर अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट स्कूल बेहतर हो सकते हैं? क्या सरकारी अस्पताल अपनी जो उनकी टेढ़ी नाक है वो सीधी कर सकते हैं? क्या यहाँ की जो माफियाज हैं वो खामोश हो सकते हैं? क्या पुलिस दोबारा से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर काबू पा सकती है? ये बहुत सारे सवालात हैं। यू कैन कमेंट ऑन द सोशल मीडिया एज वेल। बहरहाल आपको लेके चलेंगे थोड़ा सा 7 समंदर पार, और 7 समंदर पार हम लेके जा रहे हैं आपको अमरीकी शहर डैलस में, और वहाँ पर जो है वफाकी इदारे के हिरासती मरकज़ पर फायरिंग से 2 कैदी हलाक हो चुके हैं जबकि 1 ज़ख्मी है। मुकामी और वफाकी हुक्काम के मुताबिक जो हिरासती मरकज़ पर फायरिंग करने वाले हमला आवर ने बादशाह खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अब यही बताया जाएगा कि इट वाज अ साइको पेशेंट और ही वाज समथिंग साइकोटिक, कुछ इस तरह का कुछ जो है वो चीज़ सामने आएगी। वहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है तो वो कहता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और होता भी है
کیونکہ یہ اتنے ٹاکسک ہو چکے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ ڈرگ یوزرز بن چکے ہوتے ہیں, اور اتنا الون فیل کرتے ہیں, یہ اپنے کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے, کولیپس ہو چکی ہیں ساری چیزیں. تو وہ ان میں یہ جس طرح کے بیہیویئر, ایگریشن, ڈپریشن, نروسنس, یہ ساری چیزیں ان میں پنپ رہی ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں نکلتی ہیں. کچھ ٹرامیٹک بھی ہوتے ہیں, بچپن میں ٹرامیٹک ہوتے ہیں, ان کو کسی کو اپنے والد کا نہیں پتا ہوتا کہ ان کے والد کون ہے, کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ فاسٹر چائلڈ ہے, تو اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابا بھی کہیں نہیں ہے, اماں بھی کہیں نہیں ہے, اور پھر وہ جو فیملی اسٹرکچر ہوتا ہے نا, جب وہ کولیپس ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں نا ویسٹرن ورلڈ کے اندر, یو ول بی وٹنسڈ کہ یہ کس طرح سے کولیپس ہو رہی ہے سوسائٹی, اور ہماری سوسائٹی کس طرح سے ابھی تک بچی ہوئی ہے. دونوں چیزوں کے اندر ایک ہی آپ کو جواب ملے گا, فیملی اسٹرکچر. اچھا, ابتدائی تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشتبہ جو شخص ہے اس نے قریبی عمارت سے دفتر پر فائرنگ کی, اور فائرنگ کے بعد 2 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا, جبکہ ایک شخص کو موقع پر ہی جو ہلاکت کی خبر ہے وہ کنفرمیشن رپورٹ سامنے آ گئی. اس کے بعد زخمیوں میں سے ایک قیدی بھی ہلاک ہو گیا. امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ترجمان ٹریشیا آئی سی میکلافن نے بھی یہ کہا ہے کہ کسی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا. اچھا جی. اسپوک پرسن نے مزید بھی یہ کہا واقعہ ایک فیلڈ آفس میں جو ہے وہ پیش آیا ہے, جہاں حال ہی میں گرفتار افراد کی مختصر مدت کے لیے کارروائی اور دستاویزات مکمل کی جاتی ہیں. اچھا, یہ اس آفس کے اندر تھا جہاں ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. تو جو میڈیا ہے وہاں کا, لوکل میڈیا, اس نے کہا کہ اس وقت متاثرین کو پروسیسنگ اور ملک بدری کے لیے عمارت میں لے جایا جا رہا تھا. ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر کچھ چیزیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ان دونوں سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ایسا کیا ہو, یا پھر کوئی پوری پری پلان جو پورا ایک مافیاز ہوتے ہیں اس کے تھرو یہ کچھ کرایا گیا ہو, کیونکہ یہ ملک بدری کے لیے ڈاکومنٹیشن ہو رہی تھی, وہ ہونے نہیں دی گئی. دوسری بلڈنگ سے اس بلڈنگ کے اندر فائر کیا گیا منظم طریقے سے. بہرحال مارننگ اسپاٹ کو لے کے چلتے ہیں, اس کی ٹرین کو لے کے چلتے ہیں کچھ کھیل کے میدان میں اور اسٹیڈیم کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں اب ہو کیا رہا ہے, کیونکہ پہلے تو کبھی حارث رؤوف تو کبھی صاحبزادہ فرحان, یہ کچھ ہمارے لیے انٹرنیٹ کے اوپر انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنے, اور خاص طور پر بھارتی جو شائقین ہیں ان کے جسم کو گرمانے کا اور ان کے دماغ کو آگ بگولا کرنے کا بھی ذریعہ بنے. وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی. لیکن اس ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کے چوتھے میچ کے اندر بھارت نے بنگلہ دیش کو 41 رن سے شکست دی ہے. 169 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگال جو ٹائیگرز ہیں وہ 127 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئے. سارے ٹائیگرز جو ہیں وہ وہیں جنگل بھاگ گئے, اور 7 کھلاڑی ڈبل فگر بھی اس میں جو ہے وہ داخلہ حاصل نہ کر سکے, جبکہ بنگلہ دیش کے سیف حسن 69 رنز بنا کر نمایاں رہے. پرویز حسین ایمان جو ہیں وہ 21 رنز بنائے, جبکہ بھارت کی جانب سے کلدیپ نے 3 کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا. اچھا, کلدیپ کی پرفارمنس کچھ تھوڑی سی جو ہے نا وہ اچھی چل رہی ہے. پاکستانی جو بیٹسمین تھے ان کے لیے بھی خطرہ بنے تھے, بنگلہ دیشی بیٹسمین کے لیے بھی خطرہ بنے. لیٹس سی کہ آگے یہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں. جبکہ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر کھیلے جا رہے میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کی اور تقریباً 6 وکٹس کے نقصان پر 168 کا ٹارگٹ دیا تھا. اچھا, شرما صاحب جو ہیں ابھیشیک شرما 71 رنز بنائے, سب سے زیادہ ٹاپ اسکورر رہے, اور جو پانڈیا ہیں 38 بنائے, جبکہ شبھمن نے صرف 29 رن بنائے تھے. جبکہ بنگلہ دیش کی جانب سے ارشاد ہیں, انہوں نے 2 وکٹیں دی ہیں. جبکہ سپر 4 مرحلے میں پاکستان اپنا اگلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف ہی کھیلے گا. پاکستان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس کون سے اچھے بالرز ہیں اور کون سے اچھے بیٹرز ہیں, کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ لائن آف لینتھ اس وقت تھوڑی سی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے. بالنگ لائن آف لینتھ کچھ خاصی بہتر ہے, لیکن دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے آپ کی فیلڈنگ. اف یو آر ہیونگ اے بیڈ فیلڈنگ ان دی گراؤنڈ, سو یو کین لوز یور میچ ایز ویل. جیتا ہوا میچ بھی آپ ہار سکتے ہیں. بہرحال 26 ستمبر کو بھارت اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. لیٹس سی, بھارت کے لیے ابھی تک پہنچا تو نہیں ہے سیمی فائنل میں, لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جس اسپیڈ سے اور جس اسٹریٹجی سے وہ کھیل رہا ہے تو ہی کوڈ بی ان دا فائنل ایز ویل. لیکن نیٹیزنس کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو شائقین ہیں وہ ابھی بھی دعا گو ہیں اور پر امید ہیں کہ پاکستان وڈ بی ان دا سیمی فائنلز, اور انشاءاللہ مے بی ہو سکتا ہے. لیکن دعاؤں سے آپ سیمی فائنل تک تو پہنچ جائیں گے, اس کے بعد پرفارمنس سے آپ فائنل تک پہنچیں گے. تو فائنل تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی پرفارمنس اور فٹنس کا کافی خیال رکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد حارث رؤوف کی بھی اگر ذرا سی بات کریں تو حارث رؤوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی فٹنس کا کچھ چکر چل رہا ہے, لیکن وہ آواز آ گئی ہے کہ بھائی ہی از فٹ, اور جو ہے وہ آپ کو کچھ میچز کے اندر ڈراپ کے بعد وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے.
बहरहाल मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को जो है वो अब ज़रा स्टेडियम से निकाल के आसमान की तरफ लेकर जाते हैं और फिर बादलों की आपको सैर कराते हैं। कुछ देखें कि इस वक्त आसमान पे क्या मौसम है, और हमारे जो मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन में मेट्रोलॉजिस्ट बैठे होते हैं ना, जो मौसम का हाल बताते हैं। अच्छा, आपने देखा तो होगा मोहल्ले के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद साख्ता तौर पर ना मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हैं, और वो गली के कोने में बैठ कर जो है वो बताते हैं आज मौसम जो है वो अबर आलूद रहेगा, आज मौसम जो है वो ज़रा सा गर्मी रहेगी, आज हवाएं चल रही हैं तो इसका मतलब जो है वो मौसम अच्छा रहेगा, आज हवाएं रुकी हुई हब्स है तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो भी लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी करेक्शन हो जाती है यहाँ पर जब हम बताते हैं कि आज जो है वो ज़रा मौसम की जो सूरत हाल है महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आप लोगों को मौसम के मुख्तलिफ रंग देखने को मिलेंगे। अच्छा, कैसे? महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और बारिश का कुछ इम्कान है, लिटिल बिट प्रोडिक्शन वी डू हैव। जबकि कश्मीर के अंदर चंद मुकामात के ऊपर गरज चमक के साथ बारिश होगी, उसकी भी पेशगोई कर दी गई है। इफ़ यू टॉक अबाउट गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर बाज़ इलाकों के अंदर हल्की बारिश एक्सपेक्टेड है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KPK की बात करें तो वहाँ पर जुज़वी तौर पर अबर आलूद मौसम रहने का भी इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि दीर, सवात, शांगला, चित्राल, मालाकंड, बाजोड़, बटरा, मनसेरा में बारिशें होने की प्रोडक्शन है। अब दूसरी जानिब सिंध की बात करें अगर, तो वहाँ पर बेशतर अजला के अंदर मौसम गर्म है, खुश्क है, ये प्रोडक्शन तो हो चुकी है। कराची में भी यही कुछ है, ताहम साहिली इलाकों के अंदर मतलब जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को है। पंजाब के बेशतर इलाकों की अगर बात करें ना, तो मौसम वहाँ पर गर्म और खुश्क होगा। पंजाब में बहुत बारिशें हुई हैं, अनएक्सपेक्टेडली मानसून का मौसम जो है वो प्रोलॉन्ग हुआ, स्टेरॉइड पर था, और मानसून का मौसम जो है वो अब जाके कुछ थमना शुरू हुआ है बाय द एंड ऑफ सितंबर। लेकिन अटक, चकवाल, तिलकंग और वहाँ उन अतराफ़ के इलाकों के अंदर तेज़ बारिश आज भी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब बलूचिस्तान की भी ज़रा सी बात करते हैं तो ज़्यादातर अजला में गर्मी भी है, खुश्की का राज भी है और यही बरकरार है। साहिली इलाकों की अगर बात करें बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर बादल छाए रहने का कुछ इम्कान है, और प्रोडिक्शन यही है कि बादल होंगे लेकिन बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल ज़रा मौसम की अगर बात करें तो मौसम के अंदर कुछ चेंज ये आ रहा है, ख़ास तौर पे कराची के लिए। मैं कहता हूँ कराची के मौसम के लिए महकमा मौसमियात भी परेशान रहता है। महकमा मौसमियात ये समझता है कि भाई आज बारिश होनी है, तो कराची में हम देखते हैं कि बारिश नहीं होती। वो कहते हैं कि आज धूप निकलेगी, तो पता चलता है आज बादल आ जाता है। फिर हमारी बात हुई जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि कराची एक ऐसी जोग्राफिकल पोजीशन के अंदर है जहाँ पर मौसम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कराची से ज़रा सा अगर आप बलूचिस्तान की तरफ चले जाएँ तो आपको पहाड़ी सिलसिला मिल जाता है, ज़रा सा आप ठट्टा की तरफ चले जाएँ तो आपको वहाँ पे रेतीली ज़मीन मिल जाती है, ज़रा आप पाकिस्तान के कॉर्नर पर आ जाएँ यानी कि डिफेंस में चले जाएं तो वो पाकिस्तान का एंड है ना। पाकिस्तान के एंड का मतलब है कि फिर इसके बाद समंदर शुरू हो जाता है, तो आपको साहिली पट्टी मिल जाती है। तो इधर प्रिडिक्ट करना ना बड़ा मुश्किल है कराची का वेदर। लेकिन प्रिडिक्शन जो है वो हम माजी की चीज़ों से भी कर सकते हैं कि माजी में ऐसा हुआ था तो अब आगे क्या हो सकता है। लेकिन जेनजी के लिए एक बड़ा प्यारा सा हमारा सेगमेंट है, और उस सेगमेंट को ख़ास तौर पर इस मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन ने जो है वो, और इस पूरी टीम ने, जो टीम ट्रेन में बैठी हुई है, उसने पूरा डिज़ाइन किया इस सेगमेंट को। ये सेगमेंट कहलाता है टूरिज्म सेगमेंट, और इस टूरिज्म सेगमेंट के अंदर हम आपको मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को उन इलाकों में लेके जाते हैं जहाँ पर तवारीख गवाह है कि कुछ ना कुछ ऐसी हरकत और सकनात और कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात और लम्हात जो कि गुजरे हैं और जो आज भी माजी की खूबसूरत यादों को ताज़ा करते हैं। तो ये घर बैठे बैठे अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हम क्या इस टॉपिक के अंदर, क्या इस सेगमेंट के अंदर बताते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाहौर का शालामार बाग। मुगलिया दौर की शान और शौकत का एक ऐसा शाहकार है जिसे शहंशाह शाहजहां ने 1641 से 1642 के दरमियान तामीर करवाया। अब ये बाग है दरिया रावी से निकाली गई नहर के किनारे तकरीबन 80 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। अब ज़्यादातर चीज़ें अगर मैं ही बता दूंगा तो आप कैसे महसूस होंगे। टीम ने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट तैयार की है आप लोगों के लिए, ज़रा इसको भी नज़र डालते हैं।
लाहौर का शालीमार बाग मुगलिया दौर की शान शौकत का एक ऐसा शाहकार है जिसे शहंशाह शाहजहां ने 1641 से 1642 के दरमियान तामीर करवाया। ये बाग दरियाए रावी से निकाली गई नहर के किनारे तकरीबन 80 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और अपनी खूबसूरती, नफासत और फन तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। शाहजहां ने इस बाग की तामीर के लिए 2 लाख रुपए की खतीर रकम मुख्तस की। इस बाग की जमीन एक मौज़िज़ जमींदार मियां मोहम्मद यूसुफ ने बादशाह को बिला मुआवजा तोहफे में दे दी, जिस पर शाहजहां ने इनको शालीमार का नाजिम मुकर्रर किया। बाग 3 हिस्सों में मुनक़सिम है, जिनके नाम फराह बख्श, फैज बख्श और हयात बख्श हैं। हर हिस्से की बुलंदी मुख्तलिफ है और इनके दरमियान खूबसूरत सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो एक दूसरे से मिलती हैं। इस बाग में कुल 410 फव्वारे, 5 आबशारें, संगे मरमर के मुतादिद बारादरी, शाही हमाम, दरवाजे, दीवाने खास व आम और दीगर मुतादिद शाही इमारात मौजूद हैं। फव्वारों का पानी गर्मियों में ठंडक फराहम करता था और बादशाह शाहजहां इन बारादरियों में बैठकर हर बरसात का दिलकश मंजर देखते थे। शाही हमाम में गर्म और ठंडे पानी के हौज थे, जहां बादशाह नहाते और आराम करते थे। शालीमार बाग न सिर्फ एक शाहकार फन तामीर है, बल्कि पानी की फराहमी का भी एक मुकम्मल निजाम था। पानी को 7 मील दूर बाधोपुर से लाई गई नहर के जरिए बाग में पहुंचाया जाता था, जिसे शाह नहर या हसी नहर कहा जाता है। बाग में आम, चेरी, खुबानी, बादाम और मुख्तलिफ खुशबूदार फलदार दरख्त लगाए गए थे, जो मौसमों के हिसाब से फल देते थे। आज शालीमार बाग लाहौर के सबसे नुमाया सयाहती मुकामों में से एक है, जहां हर साल हजारों सयाह मुल्की और गैर मुल्की मेहमान आते हैं। यहाँ दोस्त मुल्कों के सरबराहान और नामवर शख्सियात का इस्तकबाल किया जाता है और ये तारीखी विरसा पाकिस्तानी सकाफत और तारीख का एक जिंदा सबूत है। शालीमार बाग को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करने वाली इदारा यूनेस्को ने इसकी हिफाजत और बहाली के लिए खुसूसी मुहिमात शुरू की हैं, ताकि ये अजीम शान बाग आने वाली नस्लों के लिए महफूज रहे। ये बाग मुगलिया दौर की फन तामीर और हुस्न का आईनादार है, जो न सिर्फ लाहौर की शान में इजाफा करता है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सकाफती विरासत की नुमाइंदगी करता है। ये बाग मुगल बादशाहों की अजमत की मुंह बोलती यादगार है। 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने शालीमार बाग को आलमी सकाफती विरसा करार दिया। इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत अजीम शान बागों में से होता है। शालीमार बाग हमें याद दिलाता है कि हमारे माजी की अजमत और फन को कैसे महफूज रखना है, ताकि आने वाली नस्लें भी इसका लुत्फ उठा सकें। बहरहाल शालीमार बाग आपने देखा और किस खूबसूरती से बनाया गया, और जिस खूबसूरती से बना था उसी खूबसूरती को आज ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है। और ये हो सकता है कि तारीख़ के अंदर आगे भी जाकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हम आपके सामने रखें, आगे जाकर जो तारीख़ के अंदर हमेशा एक सुनहरे पन्नों के ऊपर चस्पा होती नज़र आए। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, ख़ास तौर पर ये टीम बड़ी मेहनत कर रही होती है कि कुछ ऐसे इलाकों का तस्करा करें, कुछ ऐसे किलों का तस्करा करें, कुछ ऐसे दरिया के किनारे पर इमारतों का तस्करा करें जिनकी हकीकत आज लोगों से छुपी हुई है, ख़ास तौर पर जेनज़ी से, तो उनको भी बताया जाता है। बहरहाल एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बे औलादी के ऊपर, औलाद का ना होना और लोगों का अपने ऊपर एतमाद खो देना। और बेशक ये जो तमाम मामला है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि अगर कोई इशू है तो उसको एड्रेस भी करना है, उसका इलाज भी कराना है। तो बहुत सारा सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, माशरे का प्रेशर होता है। हम तमाम चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, वी गोना टॉक अबाउट आफ्टर दिस ब्रेक। सो स्टे ट्यून विद NTN मॉर्निंग स्पॉट।